आज की अपनी इस वीडियो में हम एनएमएमएस परीक्षा के लिए कक्षा 6, 7, 8 का जो विज्ञान है उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर के उपस्थित हैं। एक ही मैराथन क्लास में हम संपूर्ण विज्ञान आपको करा देंगे। इनसे बार क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो आज स्टार्ट करते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है विज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट है 2 नंबर पर, पृथ्वी किस बल के द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। 3 नंबर पर है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। नंबर 4 पर है, सूर्य से कौन सी हानिकारक किरणें निकलती हैं? सूर्य से जो है पराबैंगनी हानिकारक किरणें निकलती हैं। इसके बाद है 5 नंबर पर, पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग फैलता है? देखिए, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती है ये त्वचा का रोग फैलाती हैं। 6 नंबर पर है, ओजोन परत में छेद किस कारण से होता है? वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण के कारण ओजोन में छेद होता है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं और त्वचा कैंसर फैलाती हैं। अब बात ये आती है कि ओजोन में जो छेद होता है और पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो वो छेद होने का कारण क्या है? तो देखिए, अगला क्वेश्चन इसी को लेकर के है कि वायु में किस गैस की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है? तो एक गैस होती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या हम कह सकते हैं CFC। ये जो CFC गैस है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इस गैस के कारण ओजोन में जो है छिद्र होता है और पराबैंगनी किरणें हानिकारक जो सूर्य की हैं वो पृथ्वी पर आती हैं। 8 नंबर है, अमेरिका ने जापान के कौन से 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो देखिए, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराए थे। ये परमाणु बम थे, बहुत भारी विनाश इनसे हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 नंबर पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे कौन कौन से थे? तो देखिए, हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय और फैटमैन। हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराया गया था फैटमैन। 2 बम गिराए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन फिर है, ये नया पेज है हमारा। इसमें है, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक है। शल्य चिकित्सा क्या होती है आप सभी जानते हैं, जिसे हम आज के समय में प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। इसके बाद है नंबर 2 पर, पाई के मान की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पाई के मान की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। वर्ग समीकरण का हल देने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो श्रीधराचार्य था। 4 नंबर पर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 5 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। 6 नंबर पर है, जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसका एहसास किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो पदार्थ कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? तो 3, ठोस, द्रव और गैस 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। 8 नंबर पर है, पदार्थ की किस अवस्था में कण बहुत पास होते हैं? तो सबसे पास जो कण होते हैं वो ठोस में होते हैं, और पदार्थ की एक अवस्था होती है गैस, जिसमें कण जो है बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये घुलनशील पदार्थ होता है। जब हम किसी द्रव में कोई पदार्थ घुलता है तो उस पदार्थ को घुलनशील या विलेय पदार्थ हम कह सकते हैं। 2 पेज हमारे पूरे हुए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा पेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी द्रव में न घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। फिर है नंबर 2, जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और जिन पदार्थों के आर पार नहीं देखा जा सकता वे अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। और जिन पदार्थों के आर पार धुंधला या आंशिक रूप से हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं वो पारभासी पदार्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है,
आसानी से दबने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? सभी जानते हैं कि वे मुलायम पदार्थ होते हैं, और जो पदार्थ आसानी से नहीं दबते हों तो वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। आप सभी जानते हैं कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए वह पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। 8 नंबर है, चुंबक का पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? ये चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक के अंदर जो गुण होता है वो चुंबकत्व कहलाता है। 9 नंबर है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं क्या कहलाता है? तो ये अणु कहलाता है। 10 नंबर, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कहलाता है परमाणु। पेज नंबर 3 हमारा पूरा हुआ। अब 4 के देखते हैं। 4 है हमारा, परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे एटॉक्स कहा जाता है परमाणु शब्द को। पदार्थ की इकाई क्या है? परमाणु है। तीसरा क्वेश्चन है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है तो गैस में बदल जाता है। 4 नंबर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब किसी भी निश्चित अनुपात में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो क्या कहलाता है? मिश्रण। देखिए मिश्रण में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में या अनिश्चित होते हैं, इनका कोई अनुपात नहीं होता कि इनको कितना मिलाना है। यदि इस स्थिति में कोई नया पदार्थ बनेगा तो वह मिश्रण कहलाएगा। जैसे कि वायु है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में ये नहीं पता है कि कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में बढ़ जाए, कितनी मात्रा में घट जाए, या जो है वायु में क्या क्या गैस या क्या क्या पदार्थ या अपशिष्ट कुछ जैसे धुआं हुआ वगैरह वगैरह जो गैसें हैं वो कितनी मात्रा में बढ़ जाएं, कितनी घट जाएं, क्योंकि उनका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए वायु एक मिश्रण है। 6 नंबर है, किसके अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं? तो तत्व ऐसा होता है जिसके अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। 7 नंबर है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। प्रश्न नंबर 8 है, ऐसा मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वे समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि शरबत है, शरबत में चीनी और पानी होता है, तो वे इस प्रकार आपस में मिले हुए होते हैं कि उनको अलग अलग नहीं कर सकते हम, वे अलग अलग दिखाई नहीं देते। और 9 नंबर पर क्या है कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे यदि पानी है और पानी की बाल्टी में हम रेत को जो है डालकर अच्छी तरह रेत को घुमाएं ताकि वो से उसमें मिल जाए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम उसको अलग अलग देख सकते हैं, तो वह मिश्रण जो होगा वो विषमांगी मिश्रण होगा। प्रश्न 10, मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये पृथक्करण होता है, अर्थात मिश्रण से जो अलग अलग यानी कि मिश्रणों को अलग अलग कह लीजिए, उनको करने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है वह पृथक्करण की क्रिया होती है। 4 पेज समाप्त हुए, 5वां पेज देखते हैं। हाथ के द्वारा गेहूँ, चावल, देखिए गेहूँ और चावल से भूसा आदि को हम हवा के माध्यम से दूर करते हैं तो वह कहलाता है ओसाना। जब तेज़ हवा चलती है तो हम छाछ वगैरह में जो है लेकर के अनाज को हवा में जो है उड़ाते हैं, तो उससे जो है भूसा अलग हो जाता है हवा के माध्यम से, उसे ओसाना कहा जाता है। नंबर 2, अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो तो वह थ्रेशिंग होती है। 3 नंबर है, गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निक्षेपण होती है। 4 है, अन्न से कंकड़ मिट्टी को हाथ से बीनकर अलग करना क्या कहलाता है? तो वह बीनना या हैंड पिकिंग कहलाती है। इसके बाद है 5वां, दही से मक्खन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रण। जब दही को हम दूध को, जिसे हम कहते हैं ना बिलोना कहते हैं या दूध को मथना कहते हैं, तो मक्खन जब अलग होता है तो वह प्रक्रिया हमारी अपकेंद्रण कहलाती है। 6 नंबर पर है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो वाष्पन कहलाता है। 7 नंबर है, द्रव की वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। 8 नंबर प्रश्न, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना
ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ये क्या होता है कि जैसे आयोडीन या नौशादर या कपूर है, ये इस प्रकार के पदार्थ हैं, यदि इनको गर्म किया जाए तो क्या होगा? ये क्या होगा? तो ये ठोस से द्रव अवस्था में नहीं बदलेंगे, अर्थात लिक्विड नहीं बनेंगे, ये सीधे गैस बन करके हवा में उड़ जाएंगे और ये विधि ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। और ये जो पदार्थ होते हैं ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र के पानी से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो वाष्पन विधि होती है जिससे नमक अलग किया जाता है। हम क्या करते हैं कि समुद्र से पानी निकालकर बराबर की क्यारियों में भर लेते हैं और कुछ समय का इंतजार करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब तेज धूप निकलती है तो वहाँ से जो पानी है वो वाष्प के द्वारा भाप बनकर तो ऊपर उड़ जाता है और क्यारियों में जो बचा रहता है वो क्या? वो नमक बचा रहता है और यह विधि वाष्पन विधि कहलाती है। 5 पेज हमारे पूरे हुए। 6 नंबर पेज का पहला क्वेश्चन है, भाप द्वारा द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो भाप द्वारा द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आशवन कहते हैं। तीसरा नंबर, रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। 4 नंबर, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है तो ये चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा पृथक किया जाता है। 5 नंबर, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? तो ये परिवर्तन होता है। 6 नंबर, जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगे तो वह मंद परिवर्तन होगा और जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगे तो वह तीव्र परिवर्तन अर्थात तेज परिवर्तन होगा। 8वां है, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन होते हैं वो अनुकूल होते हैं और जो अनुपयोग होते हैं या हानिकारक परिवर्तन होते हैं वे प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। 10 नंबर है, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन ये एक नियमित परिवर्तन होते हैं जो निश्चित समय पे होते रहते हैं। नेक्स्ट है, वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता क्या कहलाते हैं? अनियमित परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस पूर्व अवस्था में आ जाते हैं वे प्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग है उसको हम अपनी ओर खींच करके छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद वह क्या होगा? वापस अपनी उस स्थिति में पहुंच जाएगा। ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। तीसरा, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकते या नहीं लाया जा सकता तो कहलाते हैं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। 4 नंबर, ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को यदि हम जलाएंगे तो उसका रूप तो बदल जाएगा। पहले मोमबत्ती थी, वह मोमबत्ती बनी हुई थी, फिर वो पिघल के नीचे मोम डल जाएगा, लेकिन नया पदार्थ नहीं बना, वो मोम ही बना, तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। और यदि परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। कैसा परिवर्तन? रासायनिक। जैसे कि कागज है, कागज में आग लगाएंगे तो राख बन जाएगी, एक नया पदार्थ बनकर के तैयार हो जाएगा, तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। 6 नंबर है, 6 नंबर पर है हमारा मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कहलाते हैं कृत्रिम परिवर्तन। वायुमंडल में कुछ परिवर्तन स्वयं होते रहते हैं, ये परिवर्तन कहलाते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता तो ये परिवर्तन होते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण रहता है ये परिवर्तन कहलाते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। 10 नंबर है, पौधे के किसी भी भाग से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को क्या कहते हैं? तो ये पादप रेशा कहलाता है। जब पौधे के हम किसी भी भाग से जो रेशा प्राप्त करते हैं, जैसे कपास हुआ, कपास को हम पौधे के भाग से प्राप्त करते हैं तो वह रेशा किस प्रकार का रेशा हुआ? पादप रेशा कहा जाता है, अर्थात पौधे का रेशा। 7 पेज हमारे पूरे हुए। अब हम देखते हैं 8 पेज के क्वेश्चन, 8वें के। जंतुओं में पाए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे होते हैं। जैसे ऊन हुआ, वह भी एक प्रकार का जांतव रेशा है जो कि हमें भेड़ से मिलता है। नंबर 2 पर, मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादकों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाए जाने वाले रेशे कहलाते हैं संश्लेषित रेशे, जो मनुष्य बनाता है कृत्रिम ढंग से फैक्ट्रियों में।
जो धागे बनाता है वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पर, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो सभी जानते हैं काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी है। 4 नंबर, कपास के गोलकों से कपास के बीज बिनोले को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कपास ओटना। हम देखते हैं बाड़ी होती है, जिसको हम बाड़ी कह सकते हैं, यह कपास की जो खेती होती है उसमें कपास लगा हुआ होता है ऊपर फूल में। जब फूल को तोड़ते हैं और जब उसको साफ करते हैं तो उसमें बिनोला अलग निकलता है, जिसको हम पशुओं को खिलाते हैं ना, बिनोलों की खल, तो बिनोला अलग निकलता है, कपास अलग निकलता है, तो इसको कपास ओटना कहते हैं। 5 नंबर, धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बुनाई होती है जब वस्त्रों को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे और अन्य जीवों अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो वे होते हैं सर्वाहारी। 7 नंबर, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है बंधाई। पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया कहा जाता है रेटिंग। क्या होता है कि पटसन को हम कुछ दिनों के लिए किसी तालाब में या नदी में डाल देते हैं, वहाँ कुछ दिनों तक जल में रहने के बाद जूट के जो रेशे हैं वे ढीले हो जाते हैं और उनको उतार लिया जाता है, तो वह विधि क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेटिंग कहलाती है। 9 नंबर, वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं शाकाहारी जंतु, और जो अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो वे मांसाहारी कहलाते हैं। जो मांस खाते हैं ना वो मांसाहारी कहलाते हैं, जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग के द्वारा होती है? तो पत्तियों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है पौधों में सांस लेने की क्रिया। मछली में जो श्वसन होता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये गलफड़ों के द्वारा होता है। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, खराब पदार्थ, उनको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन हम कहते हैं। ऐसा पौधा कौन सा है जो छूने पर मुरझा जाता है? तो छुई का पौधा जो है छूने पर मुरझा जाता है। 5वां प्रश्न, जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये प्रजनन कहती है। जंतु और पौधे जब अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं तो प्रजनन क्रिया वह कहलाती है। हम इसको जनन क्रिया भी कह सकते हैं। 6 नंबर है, जिनमें पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता और प्रजनन की क्रिया होती है, में क्या होते हैं? वे सजीव होते हैं। और जिनमें न तो पोषण होता, न वृद्धि होती, न ही श्वसन होता, न उत्सर्जन होता, संवेदनशीलता भी नहीं होती और प्रजनन की क्रिया भी नहीं होती, तो वे निर्जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य जो है वो एक सजीव प्राणी है और कुर्सी, मेज, पंखा ये एक निर्जीव प्राणी है। 8 नंबर, शरीर की सबसे छोटी और सूक्ष्म इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में कोशिका की खोज। सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह जीवाणुओं की है। अगर लंबाई में बात करें तो तंत्रिका कोशिका है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला है 2 नंबर, जिन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है वे एक कोश के होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना, इनमें एक कोशिका होती है। परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिका होती है, तो वे कहलाते हैं बहुकोशिक जीव। जैसे हाइड्रिया, घोंगा, मछली, मेंढक, मनुष्य, हम सभी में जो है बहुकोश के जीव हैं। हम में जो है बहुत सी कोशिकाएं हैं। 4 नंबर है, ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, केचुआ होता है, तिलचट्टा और घोंगा, इनमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड नहीं पाया जाता, तो ये अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। 5वां है, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड पाई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? वे तो कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। अंडे देने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं? अंडयुज, और बच्चे देने वालों को कहा जाता है जरायुज। बहुत महत्वपूर्ण है। जल में रहने वाले जीव होते हैं जलीय जीव, और वायु में रहने वाले होते हैं वायवीय जीव। स्थल पर रहने वाले होते हैं स्थलीय जीव। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, वृक्षों पर अधिक समय तक रहने वाले जंतुओं को वृक्षाश्रयी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, दोनों पर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उभयचर जंतु कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्ट वनस्पति विज्ञान का जनक है। एक वर्गीकरण का जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा गया है। 5 नंबर है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिन पौधों पर पुष्प लगे होते हैं वे पुष्पी पौधे होते हैं, और जिन पर पुष्प नहीं लगे होते वे अपुष्पी पौधे होते हैं। जैसे 7वां क्वेश्चन था हमारा अपुष्पी पौधों का। 8 नंबर है, पौधे की जमीन के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? हम जड़ तंत्र कहते हैं। पौधे के जमीन से बाहर वाले भाग को हम प्रहोतंत्र कहते हैं। जो नीचे देखिए पौधा, ये पौधा है तो इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए अगर हम इस प्रकार पौधा बना लें और उसके नीचे ये होता है तो ये जड़ तंत्र होता है, जड़। लेकिन यहाँ से ऊपर का जो एरिया होता है ये तना होता है, तो इसको हम प्रहोतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है कहलाता है पर्णाधार। कैसे? देखिए ये अगर मान के चलिए ये हमारे पास एक पत्ती उपलब्ध है, तो इसी पत्ती का वह हिस्सा जो तने से लगा हुआ होता है, ये वाला एक डंठल सी होती है, बीचों बीच भी होती है और लगी होती है तने के द्वारा पेड़ पर, तो ये क्या कहलाता है? ये पर्णाधार कहलाता है। क्या होता है? पर्णाधार। अब पर्ण का आधार अर्थात जो है पत्ती का आधार। नेक्स्ट है हमारा, पत्ती के चपटे भाग को क्या कहते हैं? देखिए पत्ती का जो चपटा भाग है उसको हम पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णफलक। चपटा भाग का मतलब इस प्रकार का जो पत्ती का भाग होगा, इस प्रकार का, ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा क्या कहलाता है? पर्णफलक कहलाता है। एक डंठल नुमा भाग होता है पत्ती का, यहाँ पर डंठल होती है, डंठल, तो ये होता है हमारा पर्णवृंत। पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में 4 भाग होते हैं, ये ध्यान रखें। पुष्प में 4 भाग होते हैं। गाजर, मूली, सलजम मूल रूप से क्या है? तो ये जड़ें हैं। और आलू, अदरक, अरबी ये क्या है? ये तने का हिस्सा है, तने का रूपांतरण है। याद रखना जो भी ए से बना है, आलू, अदरक, अरबी, तो ये तने का रूपांतरण है। मूल रोम पाया जाता है, मूल रोम जड़ों में होते हैं। जो जड़ें होती हैं उनके नीचे छोटे छोटे लगे हुए होते हैं, रोम में मूल रोम होते हैं। जल में रहने वाले जीव जलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीव स्थलीय जीव, मरुस्थल में या रेगिस्तान में रहने वाले मरुस्थलीय जीव, और जल और थल दोनों पर रहने वाले उभयचर जीव होते हैं। ये आप सभी को मैंने बताया भी था। 11 नंबर, रेगिस्तान का जहाज किस जीव को कहा जाता है? तो ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट के कुबड़ में क्या संचित होता है? तो ऊंट जो है अपने कुबड़ में वसा को संचित रखता है। 13 नंबर, पक्षियों की हड्डी अंदर से कैसी होती है? तो खोखली होती है अंदर से, तभी तो पक्षी उड़ पाते हैं। जब इनकी खोखली हड्डी होती है उनमें भार नहीं होता, इसलिए पक्षी उड़ पाते हैं। सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? ब्लू व्हेल है। सूक्ष्मदर्शी वस्तु को लगभग कितना बड़ा दिखा सकती है? तो 200 गुना अधिक बड़ा दिखा सकती है सूक्ष्मदर्शी। पाचन तंत्र से संबंधित 2 ग्रंथियां कौन सी है? यकृत और अग्नाशय, 2 ग्रंथियां हैं जो पाचन तंत्र में लाभदायक होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही है, और यकृत मतलब लीवर। और अगर मास्टर ग्रंथि कहें या सबसे छोटी ग्रंथि कहें तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है, तो वह होती है पीयूष ग्रंथि। 19 नंबर पर, ऑक्सीजन युक्त वायु को सांस द्वारा अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतःश्वसन। ऑक्सीजन युक्त वायु को सांस के द्वारा अंदर लेना कहलाता है अंतःश्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर जब निकालते हैं तो वह निःश्वसन कहलाता है। 12 पेज हमारे यहाँ तक पूरे हुए। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? स्वतंत्र मतलब सांस लेने वाला जो तंत्र है, हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम कार्य करता है, उसमें मुख्य अंग फेफड़ा होता है। मनुष्य के शरीर में पंप की तरह जो कार्य करता रहता है वो हृदय है, हार्ट है, दिल है। मनुष्य की हृदय में कितने वक्ष होते हैं? देखिए 2 कक्ष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? 2, एक आलिंद और एक नीले। 4 नंबर है, इसमें 2 कक्ष, एक आलिंद एक नीले। 4 नंबर है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को? ये पीयूष ग्रंथि है, मैंने आपको अभी भी बताया था। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतःश्वसन। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त को भेजना या रक्त को पंप करना। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है, सही मायने में ओरिजिनल जो ऑथेंटिक है। लेकिन कभी कभी 75 से 80 का बीच लिखा हुआ होता है तो भी वह सही होता है। शिशु की
हार्दिक धड़कन कितनी होती है? तो हार्दिक धड़कन होती है शिशु की 100 प्रति मिनट। और वयस्क मनुष्य के गुर्दे का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में कितनी बार मूत्र त्याग कर सकता है? कितना? तो ये 1 से 1.8 लीटर। मानव मूत्र में यूरिया सबसे प्रतिशत होता है 2.5% यूरिया का प्रतिशत होता है। कृत्रिम रूप से रक्त को छानना क्या कहलाता है? तो डायलिसिस होती है। डायलिसिस आपने पता होगा, जो गुर्दे का बीमार व्यक्ति होता है उसकी डायलिसिस होती है प्रतिदिन। तो इसमें जो है ब्लड को एक मशीन के द्वारा छान लिया जाता है और फिर दोबारा से बॉडी के अंदर भेजा जाता है। 13 नंबर, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने का गुण कहलाता है प्रजनन। प्रजनन क्रिया में सहायक अंग कहलाते हैं प्रजनन अंग। मनुष्य में मुख्य मादा जनन अंग कौन सा होता है? तो अंडाशय होता है। मनुष्य में मुख्य नर अर्थात औरतों के लिए जो होता है वो अंडाशय होता है और नर के लिए जो है वर्षण होता है। 17 नंबर, मनुष्य की इच्छा पर कार्य होने वाली जो कोशिकाएं कार्य करती हैं अनैच्छिक, और मनुष्य की इच्छा पर जब कार्य नहीं होता तो ऐच्छिक होती है। मनुष्य शरीर की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला जो अंग है वो तंत्रिका तंत्र है। और तंत्रिका तंत्र के मुख्य जो भाग हैं वो मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु और तंत्रिका है। 14 है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर के लगभग हो जाती है। सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जो सहायक अंग है वो कान है। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? तो पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। कीटों में किस प्रकार का नेत्र पाया जाता है? तो संयुक्त नेत्र होता है। संयुक्त मतलब कि छोटे छोटे करके काफ़ी जो है लेंस होते हैं और उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तब जो है कीटों का जो है आपका कीटों की जो संयुक्त नेत्र बन करके तैयार होता है। इसके बाद है, नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान किस पद्धति से करता है? तो ब्रेल लिपि। बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डी होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती है? 28 होती है। मनुष्य के चेहरे में कितनी खोपड़ी हड्डियाँ होती हैं? तो 20 होती है। मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 जोड़ी अर्थात 2 जोड़े होते हैं। 24 पसलियाँ होती हैं, 2 जोड़े। हड्डियाँ जिस स्थान पर आपस में जुड़ी हों वो जोड़, संधि या जॉइंट कहलाता है। पंख किसका रूपांतरण है? तो अग्रपाद का, अगले पैरों का रूपांतरण पंख है। जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वे कहलाते हैं अकशेरुकी प्राणी, और जिनमें पाई जाती है वो कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। यकृत तथा अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो ये पाचन ग्रंथि है, खाने से संबंधित की ग्रंथि है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत अर्थात लीवर में होता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थ को जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो क्या कहलाता है? ये उत्सर्जन। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को जो है अच्छी एनर्जी देता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट शरीर को किन 2 रूपों में प्राप्त होता है? तो मंड और सुक्रोज के रूप में प्राप्त होता है। हमने 14 पेज आपको यहाँ पर करा दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है, इसमें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दाल। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्वेश्चन 4 है, पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को मापने का स्रोत क्या है? कैलोरी। 5 क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति वसा का सेवन कितना होना चाहिए? तो 60 से 70 ग्राम। 6ठा क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रोटीन का सेवन कितना होना चाहिए? तो 50 से 70 ग्राम। नेक्स्ट है 7 नंबर पर, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी। और 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 10, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वे हैं बी और सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन ई की कमी से
कौन सा रोग होता है? तो रुधिर में जो है थक्का नहीं बनना, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। 17 है शरीर में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया, खून की कमी जिसे हम कहते हैं। 18 नंबर पर है कैल्शियम की कमी से होने वाले विकार कौन से हैं? तो हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। 19 नंबर पर है विटामिन ई की कमी से होने वाला अन्य रोग, तो पक्षाघात जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। उसके बाद 20 नंबर पर है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है घेंगा रोग। पेज नंबर 15 पूरा हुआ। पेज नंबर 16 देखते हैं। सूखे कचरों को किस रंग के जो है कूड़ादान में डाला जाता है? तो नीले रंग के। और जो गीला कचरा है उसको किस रंग के कूड़ादान में डालते हैं? तो हरे रंग के। मलेरिया किस जाति के मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलीज मादा मच्छर होता है। डेंगू किस जाति के मच्छर से काटने से होता है? तो ये एडीज इजिप्ट जाति का मच्छर होता है। चिकनगुनिया किस जाति के मच्छर के काटने से होता है? ये भी एडी इजिप्ट जाति का मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर का क्या कारण है? तो विषाणु। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का क्या कारण है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना कब शुरू हुई थी? तो 2017 में निर्माण योजना हुई थी शौचालय की, स्टार्ट हुई थी यूपी में। 9 नंबर पर है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 10 नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है वह कौन सी है? तो एसआई पद्धति। मानक निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस में। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है जिसको हम एम से व्यक्त करते हैं। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है जिसको हम किलोग्राम जो है केजी में व्यक्त करते हैं। एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वह होता है कैंडेला जिसे केडी से हम व्यक्त करते हैं। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और ताप मापन का प्रचलित पैमाना अंश सेल्सियस में जो है हम तापमान मापते हैं। 20 नंबर पर है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सभी जानते हैं वह होती है लंबाई। पेज नंबर 16 पूरा हुआ। अब चलते हैं पेज नंबर 17 पर। पहला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच में होते हैं। फिर 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं 1 फुट में, अर्थात 30.48 सेंटीमीटर 1 फुट में होते हैं। 3 नंबर पर है 1 गज में कितने फीट होते हैं? तो 3 फीट होते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण कहलाता है द्रव्यमान। डॉक्टरी थर्मामीटर में कितना तापमान मापा जा सकता है? तो 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक का तापमान हम डॉक्टरी थर्मामीटर में माप सकते हैं। 6 नंबर है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 अंश सेल्सियस या 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। देखिए अगर सेल्सियस में आएगा तो 37 अंश आएगा और अगर फ़ारेनहाइट में आएगा तो 98.6 ये फ़ारेनहाइट में आएगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? तो वर्ग इकाई। इसके बाद 8 नंबर पर है आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? तो लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? भुजा गुणा भुजा, या कहीं कहीं पर लिखा आ सकता है भुजा की घात 2, ये भी आ सकता है। 10 नंबर पर है किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहा जाता है। ठोस के आयतन का मानक मात्रक क्या है? तो घन इकाई है। 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर में होते हैं और 1000 लीटर जो है 1 घन मीटर में होता है। 14 नंबर पानी के बहाव की दर का मात्रक क्या है? तो क्यूसेक है। 15 एक क्यूसेक प्रति सेकंड 1 घन फीट पानी का बहाव है। 16 नंबर पर है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न होना, ये विराम अवस्था होती है, और यदि समय के अनुसार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है वो गतिशील अवस्था होती है। वस्तु का सरल रेखा में गति करना सरल रेखीय गति कहलाता है। वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर गति करना, वृत्ताकार ऐसे गोल गोल घूमना, तो वह वृत्तीय गति कहलाती है। वस्तु द्वारा अपने अक्ष के चारों ओर घूमना, एक ही बिंदु के ऐसे चारों ओर घूमते हैं तो वह घूर्णन गति कहलाती है। पेज नंबर 17 पूरा हुआ। पेज नंबर 18 देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में दोहराई गई गति आवर्ती गति कहलाती है। दूसरा है
जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो दोलन कहलाती है। अर्थात कोई वस्तु ऐसे है, बीच में यहाँ है, और अगर वह इधर भी और इधर भी ऐसे गति करती रहती है तो ये दोलन गति कहलाती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। प्रारंभ की स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये विस्थापन होता है। इसके बाद वस्तु की चाल मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्पीडोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र तो ओडोमीटर। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? वो ऊर्जा होती है। और एसआई पद्धति में जो ऊर्जा का मात्रक होता है या कार्य का मात्रक होता है वह जूल होता है। 9 नंबर, वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। 10 नंबर पर है, वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा। 11 नंबर पर है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है, और जो पुनः प्राप्त नहीं होते ऊर्जा के स्रोत वे अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे घरेलू गैस सिलेंडर में भारी गैस को क्या कहा जाए? जो भारी गैस होती है वो एलपीजी होती है। ये भारी नहीं, भरी। जो घरेलू गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है उसको एलपीजी कहते हैं। और एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वह है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या कहीं कहीं लिखा आ सकता है वह आती है द्रवित। लिक्विड की जगह आ सकती है द्रवित पेट्रोलियम गैस। 16 नंबर है, वाहनों के सिलेंडर में भरी गैस कौन सी है? तो ये सीएनजी होती है। सीएनजी की क्या फुल फॉर्म है? तो यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 18 नंबर पर है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो सौर ऊर्जा। इसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 20 नंबर पर है, हमें वस्तु जो वह वस्तु जो सोम प्रकाश उत्पन्न करती है, हमें नहीं, वह वस्तु जो सोम प्रकाश उत्पन्न करती है वो दीप्त वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं पेज। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 19 है हमारा। वह वस्तुएं जो सोम प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वे अदीप्त होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर जो है 1 सेकंड में जा सकता है निर्वात में। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड का। जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार निकल जाता है पारदर्शी वस्तु कहलाती है। जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता वे अपारदर्शी वस्तु होती है। जिन वस्तुओं से प्रकाश आंशिक भाग अर्थात थोड़ा बहुत ही प्रकाश आर पार हो सकता है वह पारभासी होती है। वायु में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो 78%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वो 0.03% होती है। वायु में अन्य गैसें किस मात्रा में होती हैं? तो 0.97%। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें कौन सी हैं? पैराबैंगनी। पैराबैंगनी किरणों से ही जो है ओजोन परत हमें बचाती है, लेकिन ओजोन परत में अगर छिद्र हो रहा है तो उसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरो अर्थात CFC गैस। मनुष्य के शरीर में पानी कितने प्रतिशत होता है? तो 70%। जल का हिमांक कितना होता है? 0 अंश सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 अंश सेल्सियस। जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन कहलाता है वाष्पन। वाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है सघनन। क्वेश्चन 18 है, लवणों की उपस्थिति के कारण शरीर के लिए लाभदायक जल मृदु जल है और लवणों की उपस्थिति के कारण शरीर के लिए हानिकारक जल कठोर जल है। फिर 20 नंबर पर है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बहुत खास क्वेश्चन है। 19 पेज पूरे हुए। नेक्स्ट पेज देखते हैं। समस्त जल का पीने योग्य भाग कितना है? कितना पीने योग्य जल पृथ्वी पर है? तो वह है 1%। कल जल का कितना भाग समुद्र में पाया जाता है? कुल जल का, ये यहाँ पर है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र में पाया जाता है? 97% समुद्र में है। फिर 3% बाहर है और उसमें से भी 1% हमारा पीने योग्य है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। फिर है, हरित क्रांति संबंधित है फसल उत्पादन से। एक ये छूट गया, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल है। 5वां है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। भूरी क्रांति संबंधित है ये उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। 9 नंबर पर है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे था, दूध से था। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा। एक तरफ तो पूछेंगे में भारत में हरित क्रांति का जनक, तो भारत में जो है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व में बात करें, विश्व में हरित क्रांति का जनक, ये जनक है यहाँ पर, जनक कौन है, तो वह है नॉर्मन बोरलॉग। 12 नंबर पर है टेलीफोन लाइन के माध्यम से जुड़ा कंप्यूटर नेटवर्क तो इंटरनेट होता है। मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का नाम स्कैनर है। पौधे से प्राप्त रेशा पादप रेशा कहलाता है। जंतु से प्राप्त रेशा जांतव रेशा कहलाता है। जंतु से कैसे, देखिए जंतु से हमें जंतु से जो है भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन जो है वो जांतव रेशा है। पौधों से हमें कपास प्राप्त होता है, तो वो जो है पादप रेशा है। 16 नंबर पर है ऊन की छटाई करने वाले किस जीवाणु से संक्रमित होते हैं। देखिए क्या होता है कि ऊन की जो छटाई करते हैं तो उनमें जो है एंथ्रेक्स नामक जो है जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होने वाला जो रोग है उसका नाम है सोर्टस। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भेड़ जो है भारत में तीसरे नंबर पर है, भारत भेड़ों की संख्या के अनुसार। रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में सबसे पहले रेशम का आविष्कार हुआ था। और रेशम का जो कीट है वो किस वृक्ष पर पाला जाता है, वो सहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम जो रेशम प्राप्त करने के लिए कितने कोकून चाहिए, तो 5500 कोकून चाहिए। और कोकून से रेशम का रेशा निकालना की प्रक्रिया कहलाती है रीलिंग। रेशम किस प्रकार का रेशा है, ये जंतु रेशा है, क्योंकि ये रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, जीवों से प्राप्त होता है। जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है वह पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं, जो कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर बनाते हैं यौगिक। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। संतरे के रस में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में एक ही अम्ल होता है। सिरका होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके में जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, वो टार्टेरिक अम्ल होता है। 14 नंबर पर कच्चा आम में किस प्रकार का अम्ल होता है, इसमें भी टार्टेरिक अम्ल होता है। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं तो दुर्बल अम्ल में कहलाते हैं। त्वचा को बुरी तरह जला देने वाला अम्ल जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है। जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है वो तनु अम्ल होता है, और जिस अम्ल में पानी की मात्रा कम होती है वह सांद्र अम्ल कहलाता है। 19 नंबर पर है अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित करता है, तो लाल में। और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित करता है, तो ये नीले रंग में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पेज, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है। देखिए सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 अंश सेल्सियस होता है। यदि में फ़ारेनहाइट की बात करें कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.4 अंश फ़ारेनहाइट। कभी कभी ये 98.6 भी आ सकता है। ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। ठोस में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है, देखिए ये होता है चालन विधि से। और द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, संवहन विधि से। गैसों में ऊर्जा का संचरण भी संवहन विधि से ही होता है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से हो जाता है, आसानी से, वे सुचालक होते हैं ऊष्मा के। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता, वे ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है, तो गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 अंश सेल्सियस। 12 नंबर वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गर्म करने पर उबलता है, क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 अंश सेल्सियस होता है। गर्म करने पर ठोस के आकार में वृद्धि कहलाती है, तो वह प्रसार कहलाती है।
ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी या जूल होता है। 16 नंबर पर है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो 4.18 जूल के बराबर होती है। 17 नंबर पर है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पीकरण कहलाती है। 18 नंबर पर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो पर्णहरिम होता है। पर्णहरित भी लिखा हुआ सकता है, क्लोरोफिल भी लिखा हुआ आ सकता है और हरित लवक भी लिखा हुआ आ सकता है। देखिए पर्णहरिम, हरित लवक, क्लोरोफिल ये सब जो है इसके ही होते हैं जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। 19 नंबर पर है, पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार क्या है, तो वो है हमारे लिए सूर्य। नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 22 पूरे हुए। अब 23 पर देखते हैं, पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक, एकमात्र जो उत्पन्न करते हैं किसी फल को, तो वे पेड़ पौधे होते हैं। किसी भी वस्तु को जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी होते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वे परपोषी होते हैं। अपना भोजन जो है मर्त कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं, मरे हुए जीवों से बनाते हैं, तो मर्तोपजीवी कहलाते हैं। अमरबेल कैसा पौधा है, तो अमरबेल परपोषी है, क्योंकि ये किसी और पेड़ पर जो है पनपकर अपना जो है भोजन प्राप्त करता है। 6 नंबर है, दलहन वाली फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु का क्या कार्य है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। जैसे उड़द हुआ, मूंग हुआ, चना हुआ, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और इनका काम है वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रेट में बदलना। कीटों का भक्षण करने वाला पौधा कौन सा, कीटभक्षी होते हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि इनको जो है नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। 10 नंबर पर है, घटपर्णी किस प्रकार का पौधा है, तो वो कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी कीटभक्षी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। 11 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक क्या है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और पचाना क्या कहलाता है, वह है पोषण। नेक्स्ट है, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। भोजन को काटने का कार्य करने वाले दांत कर्णतक होते हैं। भोजन को फाड़ने का कार्य करने वाले दांत रजनक होते हैं। पीसने और चबाने का कार्य करने वाले दांत अग्रचवर्णक कहलाते हैं। भोजन को चबाने का कार्य करने वाले दांत चवर्णक कहलाते हैं। 18 नंबर पर, दांतों की ऊपरी परत एनामेल होती है। ये शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इनामेल। इनेमेल का जो बना होता है वो एनामेलिन, लवण और प्रोटीन से बना होता है। पेज 23 पूरे हुए। 24 देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें टाइलिन होता है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो पेप्सिन और रेनिन होते हैं। पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, प्रोटीन का पाचन करना। दूध को दही में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो रेनिन बदलता है। लार में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, तो सूक्ष्म जीवाणु नष्ट करना। पित्तरस कहाँ बनता है, पित्ताशय में बनता है। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अंगुली के आकार की अंगुलीनुमा कुछ उभार होते हैं, उनको हम विलाई कहते हैं। अमावस्या का वह भाग जहाँ पशु चारे को भंडारित करते हैं। देखिए अमावस्या नहीं, ये अमाशय है, ये है अमाशय। तो रुमेन होता है जहाँ पर पशु जो है भोजन को भंडारित करते हैं और बाद में उस भोजन को मुंह में वापस ला करके जुगाली करते रहते हैं। प्रश्न 10, अमीबा कैसा जीव है, ये एक कोष के जीव है। जंतुओं की जुगाली करने की प्रक्रिया रोमनथन कहलाती है। 12 नंबर, जुगाली करने वाले जंतु कहलाते हैं रोमन्थी या रूमिनेंट। 13 नंबर पर है, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है छोड़ता है, तो ये 15 से 18 बार। 14 नंबर, मछली सांस किस अंग के द्वारा लेती है, तो क्लोम, क्लफड़े के द्वारा। पौधे की पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र कहलाते हैं, तो रंध्र। सांस को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, तो अंतः श्वसन। और सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया उच्च श्वसन या बाह्य श्वसन भी हम कह सकते हैं। कॉकरोच में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये रंध्रों के द्वारा होती है। मेंढक किस अंग के द्वारा श्वसन करता है, तो त्वचा के द्वारा। और नेक्स्ट है 20 नंबर पर, रात्रि में पौधे किस गैस का अधिक उत्सर्जन करते हैं, तो रात्रि में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जबकि दिन में जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं।
नेक्स्ट है, हृदय का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिकोणाकार हृदय होता है। हृदय में कक्ष कितने हैं? 4 कक्ष हैं। ऊपरी 2 कक्ष है उनको आलीन कहा जाता है, निचले जो 2 कक्ष हैं उनको निलय कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन की दर 72 होती है प्रति मिनट। छठा है, हृदय स्पंदन दर अर्थात धड़कन किस यंत्र से मापते हैं? तो ये जो है स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। 7 नंबर पर है, रुधिर का 45% भाग जो बना होता है वो रुधिर कणिकाओं से बना होता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है, और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। जब भ्रूण में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो यकृत और प्लीहा में। अर्थात जब भ्रूण होता है माँ के गर्भ में होता है तो उस समय अस्थि मज्जा नहीं होती, लेकिन उस समय जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है यकृत या प्लीहा में होता है। 11 नंबर पर हमारे पास है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन का जीवन काल होता है। शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करने वाली कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर कणिका को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम थ्रोम्बोसाइट से। प्लेटलेट्स कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वह होता है 8 से 10 दिन। 15 नंबर, रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 5 लाख घन मीटर। 16 नंबर, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक रुधिर कणिकाएं प्लेटलेट्स होती हैं। पुरुष रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या 55 लाख है, और स्त्री रुधिर कणिकाओं में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या 45 से 50 लाख है। मनुष्य में रुधिर में जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 5 से 9000 होती है। देखिए, अगर पुरुष की लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें 55 लाख, और ये 45 से 50 लाख के बीच होती है। और यदि मनुष्य के शरीर रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या की बात करें तो 9 से 10,000 होती है। 20 नंबर पर है, रुधिर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 90% जो है ब्लड में जल होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, 25 नंबर हो चुका है हमारा पेज नंबर 26 देखते हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? तो 4 हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ऐसे केंद्र जहां रक्त मिलता है ब्लड बैंक या रुधिर बैंक कहलाते हैं। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है? वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। शरीर में रुधिर चढ़ाकर रुधिर की पूर्ति करना क्या कहलाता है? रुधिर आधान। रुधिर देने वाले को कहा जाता है रुधिर दाता, और रुधिर प्राप्त अर्थात ब्लड को प्राप्त करने वाले को रुधिर ग्राही कहा जाता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? वो ओ रुधिर वर्ग है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग जो है वो ए बी रुधिर वर्ग है। शरीर में रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वह होता है एनीमिया। और रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर पर, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। यहाँ समझने के लायक ये है कि यहाँ जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा। रुधिर वर्गों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? एंटीजन के। सामान्य मनुष्य का उच्च रक्तचाप कितना होता है? 120 mmHg, और सामान्य मनुष्य का निम्न जो होता है वो 80 mmHg। अर्थात उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है 120 और लो होता है 80। 17 नंबर, आवश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मानव शरीर में कितने जोड़ी वक्र यानी कि गुर्दा होता है? तो 1 जोड़ी, अर्थात 2 गुर्दे होते हैं। अगर जोड़ी की बात करें तो 1 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 19 नंबर, रक्त को छानने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो गुर्दा करता है। 20 नंबर पर है, एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना मूत्र त्याग करता है? तो 1 से 1.5 लीटर जो है वो मूत्र त्याग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है 27 पेज पर हमारा, मूत्र का हल्का पीला जो रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। तीसरे नंबर पर है, तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो चीड़ से होता है। 4 नंबर पर ब्रेड को फुलाने में उपयोग किया जाता है। ईस्ट जो है ये ब्रेड को फुलाने में उपयोग किया जाता है। 5 नंबर पर है, जड़, तना और पत्ती के नए पौधे का जन्म होना, ये वृद्धि प्रजनन है।
जड़, तना और पत्ती से। देखिए, जड़ और तना और पत्ती से जब नया पौधा बनता है तो उसको वर्जीव प्रजनन कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस पौधे में पुंकेसर और स्टिकेसर एक ही पुष्प में होते हैं वे देवलिंगी होते हैं, और जिस पौधे में पुंकेसर और स्टिकेसर अलग अलग पुष्प में होते हैं वे एक लिंगी कहलाते हैं। पुष्प के भीतर धागे जैसी रचनाएं पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ सिरा होता है, उसको परागकोश कहा जाता है। 10 नंबर पर है, पराग कोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण कहलाते हैं तो परागकण कहलाते हैं। पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मक की क्रिया कहलाती है निषेचन। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बनता है तो ये बीज होता है। अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है। दाद खाज में गंजापन जो है, ये दाद और खाज और जो है गंजापन होता है, ये कवक के कारण होता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े को किस वृक्ष पर पाला जाता है? सहतूत पर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेरीकल्चर। लाख किससे प्राप्त होता है? तो लाख का एक कीट होता है, उससे लाख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 28, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो दाल में। दूध से दूध का पाउडर किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो निर्जलीकरण के द्वारा। एक से दूसरे मनुष्य में छुआछूत के कारण फैलने वाला रोग संचारी रोग होता है। जिस पौधे में पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में होते हैं वे देवलिंगी होते हैं। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद कहा जाता है। संचारी रोग को सामान्य भाषा में संक्रामक रोग कहते हैं। राइजोप्स क्या है? तो ये एक प्रकार के कवक हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में कितना समय लगता है? तो वो आवर्तकाल कहलाता है। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। एसआई पद्धति में आवर्ती का मात्रक क्या है? वो हर्ट्ज है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। मनुष्य कितनी हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। 15 नंबर है, प्रतिध्वनि सुनने के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 16.6 मीटर होती है। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि कहाँ संचालित नहीं होती? ये निर्वात में ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती। 18 नंबर है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ठोस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो गैस में होती है। किस गुण के कारण हम मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर पाते हैं? तो ये तारत्व, यहाँ पर मोटी है, मोटी या पतली ध्वनि में अंतर कर पाते हैं तो ये तारत्व के कारण होती है। पेज नंबर 29 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वस्तु में स्थिति, आकृति तथा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। दूसरा नंबर है, वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तीसरे नंबर पर है, एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो वह जूल है। वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? वो गतिज ऊर्जा है। पांचवा नंबर है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को बदलता है। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद है लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को बदलता है। देखिए, लाउड स्पीकर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। 7 नंबर पर, जिस मार्ग पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है तो वह क्या है? प्रकाश किरण। नेक्स्ट है 8 नंबर पर, प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर इस माध्यम में वापस लौटने की घटना कहलाती है। अर्थात प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना है वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। 9 नंबर है, किन्हीं दो सतहों के संपर्क तालों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल। तालों नहीं, ये तलों है, तलों के बीच। नंबर 10 है, पृथ्वी किस बल के द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है? तो वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे साधन जो कार्य को सरल, सुविधा और तेजी में जो है तेजी से करने में सहायक हैं वे उत्तोलक कहलाते हैं। जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है वह आलंब होता है।
13 नंबर है उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वह आयाम कहलाता है। उत्तोलक के द्वारा उठाया गया बोझ भार कहलाता है। 15 है जिन पदार्थों में विद्युत आवेश प्रभावित होता है वो विद्युत सुचालक होते हैं, और जिन पदार्थों में विद्युत का आवेश जो है वो प्रवाहित नहीं होता या विद्युत प्रवाहित नहीं होती वो विद्युत का कुचालक होता है। फिर है आकाशीय बिजली का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आकाशीय बिजली का अध्ययन किया था, और इन्होंने आकाशीय बिजली से बचने के लिए एक युक्ति प्रयोग में लाई गई थी जिसका नाम था तड़ित चालक। नंबर 4, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां आवेश की होती है। जो तड़ित चालक होता है आसमानी बिजली से बचाने के लिए वो किस धातु का बना होता है? वो तांबे का बना होता है। 7 नंबर है पृथ्वी का कितना भाग जल है? तो 3/4 भाग जल है। 8 नंबर है पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत जल समुद्र में है? 97% समुद्र में है। कुल जल का कितने प्रतिशत ग्लेशियर और बर्फ है? 2% है। और पीने योग्य जो पानी है पृथ्वी पर वो 1% है। 11 नंबर जल किन तत्वों का बना होता है? तो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व का बना होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं। जल के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 अंश सेल्सियस होता है। और जल का हिमांक जो है वो 0 अंश सेल्सियस होता है। 16 नंबर पर है जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 अंश सेल्सियस पर। लोहे पर जंग लगना कहलाता है लोहे का संक्षारण। शरीर में पानी की कमी कहलाती है डिहाइड्रेशन। पानी की पूर्ति के लिए पानी में घोलकर क्या पीना चाहिए? तो ORS जो है पानी में घोलकर पीना चाहिए। इसके बाद है 20 नंबर पर जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देता है वो तो होता है मृदु जल, और जो जल साबुन के साथ जो है कम झाग देता है वो कठोर जल होता है। जल की कठोरता के प्रकार। जल की 2 कठोरता है, एक है अस्थायी कठोरता, दूसरी होती है अस्थायी कठोरता। जो जल की अस्थायी कठोरता है उसका मुख्य कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने का कारण है कि जल में अस्थायी कठोरता होती है। नंबर 4, चूने द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना क्या कहलाता है? तो वो क्लार्क विधि है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? देखिए जल की स्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट के लवण ये मिले होते हैं पानी में। इसके बाद है जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवों की मृत्यु क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है यूट्रोफिकेशन। 7 नंबर गंगा जल अधिक दिनों तक शुद्ध रहने का कारण है बैक्टीरियोफेज वायरस। 8 नंबर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। नंबर 10 है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%, और ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 12, वायुमंडल में कार्बन डाई कितनी मात्रा में होती है? तो 0.03%। अन्य जो गैस हैं वो कितने प्रतिशत की मात्रा में होती है? 0.97%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ना ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। और कभी कभी इसका उल्टा प्रश्न ये आ जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। 15 नंबर है रेफ्रिजरेटर से वायुमंडल में पहुंचने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 16 नंबर पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा कहलाता है वायुमंडल। चलती हुई वायु कहलाती है हवा। श्वसन क्रिया में प्रयुक्त वायु होती है ऑक्सीजन, और उर्वरक बनने में जो प्रयुक्त गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन। दहन में अर्थात जलने में जो सहायता करने वाली गैस है वो ऑक्सीजन गैस है। फिर है अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वायु का आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है पृथ्वी को वायुमंडल कहलाता है। 3 नंबर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। नंबर 4, भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट सेवा कब शुरू की थी? 2001 में। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है वायरलेस फिडेलिटी। 6 नंबर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। 7 नंबर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का गठन कब किया गया था? 1969 को। 8 नंबर शिक्षा के क्षेत्र के लिए छोड़ा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो यह है एडुसेट।
आईसीटी योजना का आरंभ कब किया गया था? 2004 में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन कब किया गया था? तो ये 1958 में। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गोगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था राकेश शर्मा, और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, जो कि करनाल की हरियाणा की रहने वाली थी। 14 नंबर है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान का क्या नाम है? तो वह है लक्ष्य। 15 नंबर, भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया? 1998 में किया गया था। भारत में जीका वायरस के लिए टीके की खोज किसने की थी? तो जीका वैक ने। उत्तर प्रदेश में प्रमुख तेल रिफाइनरी जहां तेल शुद्ध होता है वो मथुरा में है। भारत में साझा सेवा केंद्र CAC कब जो है स्थापित की गई? तो 2006 में। 19 नंबर, भारत ने उमंग मोबाइल एप्लीकेशन कब लॉन्च की? 2017 में। और फिर है, आधुनिक संचार का माध्यम किसे माना जाता है? तो इंटरनेट जो है आधुनिक संचार का माध्यम है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉयलॉन, पॉलिस्टर और रियोन आदि रेशे है, ये संश्लेषित रेशे हैं। 2 नंबर पर है, प्लास्टिक मुख्य कितने प्रकार की होती है? तो प्लास्टिक जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वह पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है, और जो प्राकृतिक क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता वो जैव अनविनीकरण कहलाता है। 6 नंबर, कच्ची मिट्टी से बने पके हुए बर्तन को क्या कहते हैं? मृत्तिका। कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? वो होता है अपमार्जक। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन। 9 नंबर है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन। फेरिक ऑक्साइड मिलने से निर्मित कांच होता है हरा। इसके बाद है 11 नंबर पर, खिड़कियों में प्रयोग किए जाने वाला कांच कौन सा है? तो साधारण और मृदु कांच। 12 नंबर है, सूत, रेशम, ऊन कैसे रेशे हैं? ये प्राकृतिक रेशे हैं। 13 नंबर, मेलामाइन मिश्रित प्लास्टिक से बनाए जाते हैं तो प्लास्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। पदार्थ की मूल इकाई क्या है? तो परमाणु है। पदार्थ का सूक्ष्म अविभाजित कण क्या होता है? ये भी परमाणु ही होता है। 16 नंबर पर प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं अणु बनाते हैं। 17, परमाणु के मुख्य 3 मूल कण कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार तो किया था जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋणावेश। फिर प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने, या रदरफोर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है, उन्होंने की थी। अच्छा, प्रोटॉन की यदि बात करें तो प्रोटॉन पर जो है वो धनावेश होता है प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पर जो है उदासीन अर्थात कोई आवेश नहीं होता। 4 नंबर, जिस तत्व की परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान भिन्न होता है वो समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन तत्व का संकेत क्या है? H, कार्बन का C, सोडियम तत्व का Na, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca। ये इनके जो है संकेत होते हैं। इसके बाद है 11 नंबर, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं कण वे होते हैं इलेक्ट्रॉन। 13 नंबर, किसी परमाणु की संयोग करने की निश्चित दक्षता कहलाती है संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। 15 नंबर है, भूप्रपटी से प्राप्त अकार्बनिक तत्व तथा यौगिक कहलाते हैं खनिज। चट्टानें मुख्य किसकी बनी होती है? तो सिलिकेटों की बनी होती है। 17 नंबर, गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड का। 18 नंबर, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? आयरन का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। और कैल्शियम धातु का अयस्क क्या है? ये है जिप्सम। नेक्स्ट है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? वो लोहे का है। कोलार की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। अयस्क से धातु और अधातु को अलग करना क्या कहलाता है? तो धातु कर्म कहलाता है। 4 नंबर है, द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। कार्बन का पररूप जो सबसे कठोर होता है वो हीरा है। धातु को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करना कहलाता है आघात वर्धनीयता। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है, धातु को खींचकर तार जब बनाया जाता है, जब तार में परिवर्तित किया जाता है वो है तन्यता।
8 नंबर, सोडियम को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। जिन धातु में या जिन तत्वों में धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो उपधातु होती है। 10 नंबर है, लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ते का। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टीन का। 13 नंबर, वात्य भट्टी से प्राप्त लोहा, कच्चा लोहा क्या कहलाता है? पिघला आयरन। 14 है, संगमरमर परिवर्तित रूप है चूने का। 15 नंबर है, जीवाणुओं की कोशिका के चारों ओर कठोर आवरण क्या कहलाता है? ये होता है कैप्सूल। 16 नंबर, नीलहरी शैवाल को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का क्या कार्य है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। भोजन के रूप में उपयोग होने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन सा है? तो वह है स्पाइरुलिना। इसके बाद 19 नंबर, सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म होता है विषाणु। और विषाणु किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका नाम है दमित्री इवानोवस्की। कोश के आधार पर अमीबा और पैरामीशियम कैसे जीव हैं? तो एक कोश के जीव हैं। अमीबा पैरामीशियम किस संघ के हैं? तो प्रोटोजोआ संघ के हैं। कवक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फफूंद के नाम से जाना जाता है। भोजन के रूप में प्रयोग होने वाले कवक का नाम क्या है? वो है मशरूम। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवा किसने बनाई थी? ये किससे बनाई जाती है? तो ये कवक से बनाई जाती है और इसकी जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अच्छा, बीच में क्वेश्चन है, मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? तो वह दाद है। शैवाल को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? काई। क्लोरेलिन प्रतिजैविक दवाई किस शैवाल से बनती है? तो ये जो है क्लोरेला से बनाई जाती है। दूध से दही किस जीवाणु की सहायता से बनती है? लैक्टोबैसिलस। पनीर, ब्रेड और खमीर बनाने में सहायक फफूंद कौन सा है? ईस्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक दवाई किससे बनाई जाती है? जीवाणु से बनाई जाती है। दालों वाली फसल होती है जैसे उड़द, मूंग, चना, तो उन फसल की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से हैं? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु का क्या कार्य है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। दाद किस कवक के द्वारा होता है? तो ये ट्राइकोफाइटोन एक कवक होता है, उसके कारण दाद हो जाते हैं। 17 नंबर, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? ये होता है जेथोमोनास। फिर इसके बाद, अचार और मुरब्बा को नष्ट करने वाले कवक कौन से हैं? तो राइजोप्स म्यूकर। दूध को उबालना कौन सी विधि है? तो पाश्चुरीकरण दूध को उबालने की विधि है। फिर है, पाश्चुरीकरण विधि का पता किसने लगाया था? तो वे वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर। आचार में कौन सा पदार्थ संरक्षक का कार्य करता है? नमक। सॉस और चटनी में कौन सा पदार्थ परिरक्षक का कार्य करता है? एसिटिक अम्ल। जो रोग किसी माध्यम के द्वारा फैलते हैं संक्रमणीय रोग होते हैं, जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड फैलाने वाले सूक्ष्म जीव है, जीवाणु हैं। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, इनको फैलाने वाले जीव विषाणु हैं। हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, इनको फैलाने वाले जीव विषाणु हैं। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज इजिप्टी। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है मादा एनाफ्लीज जाति का मच्छर से। 10 नंबर, गेहूं का गिरोह कंडवा रोग किससे फैलता है? तो ये कवक से फैलता है। इसके बाद 11 नंबर, नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। आलू में विल्गन रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। तंबाकू का मोज़ेक रोग फैलता है विषाणु के द्वारा। एक होती है 2,4-D, एक दवाई है, ये खरपतवार नाशक दवाई है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस से होती है? तो HIV से होती है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। इसके बाद सर्वप्रथम एड्स का उद्भव किस जीव में हुआ था? बंदर में हुआ था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिजा प्रशिक्षण किसका पता लगाने के लिए जो है किया जाता है? ब्लड का एलिजा प्रशिक्षण, वो जो है एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास है,
यह है शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य तथा जो है आकार में समान कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं, तो ये ऊतक बनाती हैं। एक कोश के जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। 4 नंबर है, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का जो है पक्षी का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है? वो माइकोप्लाज्म की होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर तक होती है। कोशिका का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने 1665 में कोशिका का अध्ययन किया था। कोशिका के भाग कौन कौन से हैं? तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव कोशिका के मुख्य भाग हैं। प्रश्न 10 है, कोशिका द्रव में दिखने वाली छोटी छोटी रचनाएं होती है कोशिकांग। 11 नंबर है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। पौधे में पदार्थों का संश्लेषण भंडारण कहाँ होता है? ये गाल्जी काय में होता है। कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं तो लाइसोसोम करते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। पौधे के विभिन्न भागों में खनिज लवण को पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है? ये फ्लोएम है। 16 नंबर है, पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है जाइलम। शरीर के बाह्य अंगों का बाह्य स्तर बनाने वाला ऊतक एपिथीलियम ऊतक है। 18 नंबर है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, खून की कमी। और फिर 20 नंबर है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, रक्त को जमाने में सहायता करने वाली कणिकाएं प्लेटलेट्स हैं। जो पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं ऐच्छिक पेशी हैं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती उनको अनैच्छिक पेशी हम कहते हैं। प्रश्न 4 है, तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तंत्रिकाएं की अनेक धागे जैसी जो रचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। 6 नंबर है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स जो है वृद्धि हार्मोन्स होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन से निकलता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन से निकलता है। एक जो अस्थि होती है वो होती है पैराथायराइड, इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो पैराथार्मोन हार्मोन्स होता है। 10 नंबर पर है, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन से निकलता है? तो एड्रिनल। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन से निकलता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण जो है व्यक्ति में जो शुगर, डायबिटीज का रोग हो जाता है। 12 नंबर, वर्षण अर्थात नर जो होता है मनुष्य, उससे कौन सा हार्मोन से निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय मादा से कौन सा हार्मोन से निकलता है? तो एस्ट्रोजन। मधुमेह रोग अर्थात शुगर किस हार्मोन्स की कमी तो होता है? इंसुलिन की। अभी मैंने आपको बताया था। 15 नंबर है, घेंगा रोग किस ग्रंथि में विकार उत्पन्न होने से होता है? तो थायराइड ग्रंथि में कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन्स जो है एथिलीन है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑक्सीन कैसा हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स। 19 नंबर है, जंतुओं में हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है ग्रंथियों द्वारा। और 20 नंबर पर है, जीव द्वारा अपने जैसे जीव की उत्पत्ति अर्थात अपने जैसा बच्चा पैदा करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जनन। नेक्स्ट है, जंतु में जनन की कितनी विधियां हैं? तो 2 विधि होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लिंग के आधार पर केचवा और जोंक कैसे जीव हैं? ये द्विलिंगी हैं। अंडवाहिनी में शुक्राणु का अंडाणु से मिलन क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? युग्मनज। बच्चे देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? जरायुज। और अंडा देने वाले जंतु जो है अंडयुज कहलाते हैं। किशोरावस्था की उम्र क्या है? 11-12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। 8 नंबर है, ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? वो हार्मोन्स है। वर्षण द्वारा किस पुरुष हार्मोन्स का स्राव होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। इसके बाद अंडाशय से किस स्त्री हार्मोन्स का स्राव होता है? एस्ट्रोजन का। फिर भारत में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। और लड़कों की न्यूनतम विवाह की उम्र है 21 वर्ष। अर्थात 18 वर्ष से कम लड़की की शादी नहीं हो सकती और 21 वर्ष से कम लड़के की शादी नहीं हो सकती। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि 96 गुणसूत्र। 23 जोड़ी, 46, ये 96 नहीं 46 है। 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XX गुणसूत्र। और पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY गुणसूत्र।
संतान लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पुरुष, अर्थात लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसके लिए उत्तरदायी जो है वो पुरुष होता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता क्या कहलाती है? कुपोषण। मादक पदार्थों का प्रभाव किस तंत्र पर अधिक पड़ता है? तो तंत्रिका तंत्र पर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो है दूसरे नंबर पर है। फिर है आपका नंबर 1, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने का फ़ोन नंबर कौन सा है? 108 ये प्रादेशिक है और 102 नेशनल सेवा है एम्बुलेंस की ही। पढ़ने से संबंधित अगर विकार हो जाता है, दिक्कत होती है, तो डिस्लेक्सिया कहलाती है। अगर लिखने से संबंधित दिक्कत है तो वो डिस्ग्राफिया कहलाती है। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले दिए जाने वाला जो उपचार है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कितने प्रतिशत अक्षमता वाले व्यक्ति की दिव्यांग कहा जाता है? तो 40% से अधिक अगर अक्षमता है तो उस व्यक्ति को जो है दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है। 9 नंबर है, पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो पैरा ओलंपिक खेल जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है और इसकी शुरुआत 1960 में रोम में हुई थी। कितने प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? 21 प्रकार की। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधे का समूह, ये क्या होता है? ये फसल होती है, फसल कहा जाता है। जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल खरीफ की फसल होती है। नवंबर से अप्रैल तक उगाई जाने वाली फसल रबी की फसल होती है और मार्च से जून तक बोई जाने वाली फसल जायद की फसल होती है। जिस मिट्टी में बालू अधिक होती है वो बलुई मिट्टी होती है और बलुई और चिकनी मिट्टी जब आपस में मिल जाती है तो वो दोमट मिट्टी कहलाती है। आगे है 17 नंबर, एक ही खेत में फसलों को हेर फेर कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। दलहनी फसल की जड़ों में कौन से जीवाणु होते हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। राइजोबियम जीवाणुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फसल के अलावा उगे हुए अवांछनीय पौधे, फसल में जो बेकार के पौधे उग जाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? 70%। 2,4-D तथा मेटाक्लोर द्वारा नष्ट किए जाते हैं तो खरपतवार के द्वारा। सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? ये गेहूं की किस्म है। जया, पद्मा, पूषा 215 किस फसल की किस्म है? तो धान की किस्म है। गंगा और रंजीत किस फसल की प्रमुख किस्म है? ये मक्का की है। तो ये जो धान की, गेहूं की और मक्का की किस्म है, इनको अच्छी तरह याद कर ले क्योंकि ये अवश्य आएंगे। इसके बाद 6 नंबर है, साहिवाल, सिंधी और देवनी किसकी प्रमुख नस्ल है? ये देसी गाय की है। और उसके बाद है होल्स्टीन, फ्रीजियन और जर्सी किसकी प्रमुख नस्ल है? विदेशी गाय की है। मुर्रा, मेहसाना, सूखी और जीली किसकी प्रमुख नस्ल है? भैंस की है। मुर्गी का उष्मायमान काल कितना होता है? 21 दिन का होता है। आइलैंड रेड किसकी प्रमुख नस्ल है? ये मुर्गी की है। मछली के तेल से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन जो है ए और डी मछली के तेल से मिलता है। आगे है 12 नंबर पर, यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? तो देखिए, अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया जो है नाइट्रोजन उर्वरक है, नाइट्रोजन इससे मिलता है। इसमें 40% नाइट्रोजन होता है। ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंबित बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहा जाता है। ऐसा ही पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है और एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहा जाता है। घनत्व का मात्रक क्या है? किलोग्राम घन मीटर। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। और श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर कितने भागों में विभक्त होता है? तो ये 7 भागों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, पानी में पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सामान्य लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जिस लेंस का मध्य भाग मोटा तथा किनारा पतला होता है, उत्तल लेंस का, और एक लेंस है उसका मध्य भाग पतला किनारा मोटा होता है, वो अवतल लेंस होता है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार की होती हैं, एक सरल और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। मानव नेत्र का सामने उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे वाला अपारदर्शी एक पर्दा होता है, वो आइरिस कहलाता है। आइरिस के मध्य में लघु निकाय एक छिद्र होता है, वो पुतली कहलाती है। पुतली के पीछे उत्तल लेंस की आकृति कहलाती है, वो होता है नेत्र लेंस। मानव नेत्र में सबसे अंदर की पारदर्शी झिल्ली होती है, वो रेटिना है। रेटिना के लगभग बीच का स्थान पीत बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आँख से कितनी
स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आँखों का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष, और जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, वो दूरदृष्टि दोष है। यहाँ पर उल्टा है, जहाँ दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती वहाँ निकट दृष्टि दोष, और जहाँ दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देती वहाँ दूरदृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। फोटोग्राफिक कैमरे में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। इसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत धारा के प्रकार होते हैं, दो प्रकार की विद्युत धारा होती है, दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा। कैलकुलेटर को चलाने के लिए किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल का। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। फिर नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन पर, जिन सेल को पुनः अवशोषित नहीं किया जाता ये प्राथमिक सेल होते हैं, और जिन सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है वो द्वितीयक सेल होते हैं। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत बल्ब के अंदर तंतु फिलामेंट की धातु का होता है, वो टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन या ऑर्गन। और विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है, ये एमीटर के द्वारा किया जाता है। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है चुंबक, और चुंबक की ओर आकर्षित होने वाला पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबक दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली चुंबक प्राकृतिक चुंबक, और मानव जो निर्मित करता है चुंबक वो कृत्रिम चुंबक होती है। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अस्थायी और अस्थायी चुंबक। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है अस्थायी चुंबकत्व, और जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है वो अस्थायी चुंबक कहलाता है। इसके बाद स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक किस दिशा में रुकता है? तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में चुंबक रुकता है। कार्बन का प्रतीक क्या है? सी है। पेंसिल के अंदर पतली छड़ किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। मार्श गैस किस गैस को कहते हैं? मीथेन को। धान के खेत में दलदली स्थान में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये मीथेन है। अब है एलपीजी की फुल फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। फिर एक होती है सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रॉकेट और मिसाइल में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? वो मेथिल हाइड्रोजन द्रवित हाइड्रोजन। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? कब खोदा गया? 1867 में। और कहाँ पर खोदा गया था ये? असम के डिगबोई में। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? 1859 में। कब खोदा गया? 1859 में। और कहाँ पर? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। वाहनों में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? सीएनजी। और घर में खाना पकाने वाली जो गैस होती है वो होती है एलपीजी। एलपीजी में गंध, एक गंध आती है ना एलपीजी में, उसमें क्या मिला जाता है गंध के लिए, ताकि ये पता रहे कि गैस लीक हो रही है, तो उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। और एलपीजी मुख्यतः किसका मिश्रण है? ये आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया दहन कहलाती है, और जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है वो ज्वलन ताप होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? वो हीरा है। मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस से। प्रकृति में कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? तो वो मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। 8वां नंबर है वे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और वे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में सीमित मात्रा में है वे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा, बायोगैस। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन से हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद। 12 नंबर पर है सौर ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में जो है ऊर्जा में बदलता है। देखिए सौर, इसमें क्या दिया है? सौर ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है सोलर कुकर। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा वायु ऊर्जा, और बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? जल ऊर्जा। रीन बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? वो पंजाब में। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? वो उत्तराखंड में है।
ज्वार भाटा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। बायोगैस किसका मिश्रण होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। परमाणु नाभिक में कौन सा प्रक्रम होता है? वो नाभिकीय विखंडन होता है। इसके बाद है कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो कंप्यूटर की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने। और WWW का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। URL का विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जाल की तरह कंप्यूटर के जुड़ने को कहते हैं नेटवर्किंग। और 5 नंबर है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। ये हमारा संपूर्ण विज्ञान है जो समाप्त हुआ और ये श्रेष्ठा और NMS की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।